साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट के द्वारा लिखा गया एक फेमस ओड जिसका नाम है ओड टू नाइटिंगेल। ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल क्या है? एक ओड है। ये आपके पीजीटी में पूछा जा सकता है या कभी कभी ये पूछा जाएगा कि इसको कब लिखा गया है, तो 1819 में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, 1819 में ओड टू नाइटिंगेल को लिखा गया। दी पोइट कीट्स स्टेज, यानी कि जो पोइट हैं जॉन कीट, वो ठहरे हुए हैं विद हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम है ब्राउन। और कहाँ ठहरे हुए हैं? बेंट बर्थ प्लेस में। और ये बेंट बर्थ प्लेस कहाँ है? हेम्पस्टीड में। हम कह सकते हैं जॉन कीट अपने दोस्त ब्राउन के साथ बेंट बर्थ प्लेस हेम्पस्टीड में ठहरे हुए हैं। और तभी वहाँ पर ये क्या सुनते हैं? ही हियर्स, वह सुनते हैं, दी सॉन्ग, एक गाना सुनते हैं, ऑफ अ नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल का, एंड गेट्स इंस्पायरेशन, उस नाइटिंगेल के गीत को सुन करके उन्हें इस ओड को लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं और वो जा करके इस ओड को लिखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट ही सेट्स, और वो वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और कहाँ? जॉन कीट बैठ जाते अंडर अ प्लम ट्री। प्लम ट्री एक बेर का वृक्ष होता है, वो बेर के वृक्ष के नीचे जा करके बैठ जाते हैं। उसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो 2 या 3 घंटे में लगभग इस ओड को लिख करके समाप्त कर देते हैं। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, यानी कि 2 या 3 घंटों के बाद ही रिटर्न्स, जब वो वापस लौट करके आते हैं तो विद दिस ओड इन हिज हैंड, अपने हाथ में इस ओड को लिख करके साथ वापस लौट करके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी भाषा में कि उन्होंने बेर यानी कि प्लम ट्री के नीचे 2 या 3 घंटे में इस ओड की रचना ऑन द स्पॉट कर दी। ठीक है, इस ओड में टोटल 8 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में 10 जो है वो लाइनें हैं। ठीक है, हेंस दिस ओड इज स्पॉन्टेनियस, इस प्रकार ये जो ओड है ना वो स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है लगातार एक्सप्रेशन ऑफ कीट जॉय इन दिस सॉन्ग, यानी कि इसलिए ये जो स्रोत है गीत का वो कीट्स के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है। आगे देखो, वेन ही हियर्स दी सॉन्ग, जब वो इस गाने को सुनते हैं तो हिज हार्ट एक्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ जॉय, उनका हृदय जो है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ जॉय आनंद से भर जाता है। यानी कि जब भी वह जॉन कीट इस गीत को सुनते हैं तो उनका दिल आनंद से कहीं ज़्यादा, आनंद से बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिर आगे ही बेसिस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही बेसिस वो इच्छा करते हैं फॉर अ ड्राउट ऑफ वाइन, एक घूंट वाइन पीने की, शराब पीने की, सो डैट, ताकि ही में एस्केप, वो बच सके इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल। देन ही रिजेक्ट द आइडिया, यानी कि वह शराब की एक घूंट की कामना करते हैं ताकि वह नाइटिंगेल की खूबसूरत दुनिया में भाग ले सकें, जा सकें। फिर वह इस विचार को खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ही लाइक्स टू फ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान बनाए रखना। ही लाइक्स टू फ्लाई, वो उड़ना चाहते हैं। दी ब्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, कविता की अदृश्य पंखों से वह उड़ना चाहते हैं। अगला पॉइंट, ही फील्स डैट, वो महसूस करते हैं, इफ़, यदि, डेथ कम्स टू हिम, अगर मृत्यु उनके पास आती है, ही विल डाई, वो मर जाएंगे भाई लिसनिंग, सुनते हुए, टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का गीत सुनते सुनते। यानी कि उनको लगता है अगर मौत उनके पास आई तो वह नाइटिंगेल का गाना सुनते सुनते मर जाएंगे। फिर आगे उन्होंने कहा ही नोज, वो जानते हैं डैड की दी सेम सॉन्ग मस्ट हैव बीन हियर्ड बाई, यही सॉन्ग जरूर सुना गया होगा रुत के द्वारा, एम्परर के द्वारा, क्लाउन के द्वारा, इन फेरी लैंड फॉरलॉर्न के द्वारा। उसको लगता है कि वह जानता है कि यही गाना रुत सम्राट और जो क्लाउन है यानी कि विदूषक और इन फेरीलैंड फॉरलॉर्न के द्वारा सुना गया होगा। इसके बाद द वर्ड फॉरलॉर्न का मतलब क्या होता है? उदास होना होता है। फॉरलॉर्न का मतलब ही उदासी होता है। रिमाइंड्स हिम लोनलीनेस, उसको अकेलेपन की याद दिलाता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, ही कम्स टू रियलिटी, उसके सामने रियलिटी वापस आ जाती है। ठीक है, रियलिटी में वो आ जाता है, यानी कि इमेजिनेशन को त्याग देता है इस पोइम में। एनी अटेम्प्ट टू एस्केप आ फ्यूटाइल, इसके बाद में बचने का कोई प्रयास जो है वो किसी तरीके से बचने का कोई प्रयास नहीं करता। अगर वो प्रयास करता भी तो वो फ्यूटाइल होता, व्यर्थ होता। नाउ फैंसी कैन नॉट चीट हिम, अब वो ये भी कहता है ये जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो हमें चीट नहीं कर सकती।
फिर आगे इसी पोइम में वो कहते हैं बाज इट अ बीजन, क्या ये कोई बीजन है। बीजन का मतलब होता है कि कहीं ये बीजन तो नहीं है। आर आ बेकिंग ड्रीम, यानी कि या वो बेकिंग ड्रीम जागते हुए सपना है। तो विजन का मतलब होता है दृष्टि, यानी कि क्या ये एक दूरदृष्टि थी या एक जागते हुए सपना था। फिर वो कहते हैं फ्लेड इज़ दी म्यूजिक डू आई बेक आर स्लीप, ये लास्ट में बोलता है, यानी कि फ्लेड इज़ द म्यूजिक डू आई बेक आर स्लीप। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो ओड है वो कैसा ओड है, पर्सनल ओड है, ये ध्यान रखा। ठीक है, कैसा ओड है ये, पर्सनल ओड है। कीट रोड इट सूनर आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। और इस ओड की रचना, जैसे टॉम की मृत्यु जो है वो 1818 में हो जाती है। ठीक है, तो 1819 में वह टॉम जो है ओ टू नाइटिंगेल लिख देते हैं। ठीक है, जॉन कीट रोट इट सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ, यानी कि समय से पहले ही दुखद इनके भाई टॉम की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इस सॉन्ग, इस ओड की रचना करते हैं, ओड टू नाइटिंगेल। ओके, देयर इज अ नोट ऑफ मलंकली इन दी पोइम, ये जो इसमें नोट है, यानी कि ये मलंकली पोइम है, एक वेदना दुख व्यक्त करने वाली पोइम है। और इसकी कुछ लाइनें देखो यहाँ पर दी गई हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। उन्होंने कहा दी बेरीनेस दी फेवर दी फ्रेट हेयर वेयर मैन सिट हेयर ईच अदर ग्रोन। ओके, यानी कि दी बेरीनेस का मतलब होता है थकावट, दी बेरीनेस का मतलब क्या होता है, थकावट। और फीवर का मतलब दुख, चिंता, बुखार। और फ्रेट का मतलब होता है झंझलाहट, यानी कि थकावट, बुखार, झंझलाहट। यहाँ जहाँ पुरुष बैठते हैं और एक दूसरे की कराह सुनते हैं, ग्रोन का मतलब होता है कराह सुनना। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो पोइम है, इस लाइन को पढ़ करके पता लगता है कि डेमोस्ट्रेट करते हैं कीट की सेंसुअसनेस को। ठीक है, कीट्स की सेंसुअसनेस को। अगला, इट इज़ नोन फॉर ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर, ये भी ध्यान रखना, ये जो पोइम है वो ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर के लिए जानी जाती है। और द सॉन्ग ऑफ द वर्ड इज इमोर्टल, इसमें जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो कैसा है, इमोर्टल है, अमर है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, स्टेंजा बाय स्टेंजा पोइम को एक्सप्लेन। ओड टू नाइटिंगेल के पहले स्टेंजा की पहली लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लाइन में जॉन कीट ने क्या कहा, सुनो। माई हार्ट एक्स, मेरा हृदय, एक्स का मतलब होता है पेन होना, दर्द होना। यहाँ पर कवि ने माई शब्द जो यूज किया है वो खुद के लिए किया है, यानी कि जॉन कीट का हृदय, एक्स का मतलब होता है दर्द से भरा हुआ है, मेरा दिल दुख रहा है। एंड और अ ड्राउजी नमनेस का मतलब होता है, ड्राउजी का मतलब आप कह लीजिएगा स्लीपी, यानी कि ऊँघना या सोना। नमनेस का मतलब होता है इनएक्टिव, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। या नमनेस वर्ड को हम ऐसे भी समझाएं कि जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ देगा। ठीक है, और जब हम वो नशीला पदार्थ कुछ खाते हैं तो एकदम बिल्कुल बेहोशी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और बेहोश की अवस्था में वो हमारा ऑपरेशन करता है तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी एहसास नहीं होता, हमारे सेंसेस बिल्कुल भी काम उस वक्त नहीं कर रहे होते, यानी कि उतनी जगह बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नमनेस कहते हैं। नमनेस पेन माई सेंसेस, मेरा दिल दुख रहा है, दुखी है। और एक ड्राउजी नमनेस के जैसा दर्द मेरे सेंसेस पर छाया हुआ है। कैसे छाया हुआ है, जैसे कि एज दो का मतलब होता है जैसे कि आप हेमलॉक। देखो यहाँ पर एक हेमलॉक का जिक्र हुआ। हेमलॉक एक बहुत तेज जहर होता है जिसको सुकरात ने भी पिया था। ठीक है, तो वो कहते हैं एज दो, जैसे कि हेमलॉक ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने हेमलॉक का जहर पी लिया हो। और एक इसके बाद अगली लाइन में बताया गया, और अथवा इम्पटीट कर दिया गया हो। इम्पटीट का मतलब होता है बिल्कुल खाली कर दिया, किसी कप या ग्लास की अंतिम बूंद तक मैंने उसको पी लिया। सम कुछ डल, धीमे धीमे होने वाला। और इसमें अपेट का मतलब होता है एक प्रकार का ये भी नशा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अफीम। क्या कहेंगे, अफीम, जिसके पीने से नशा होता है या नींद आती है, तो उसके लिए यूज किया गया है। और टू दी ड्रेन्स का मतलब लिख लो कहीं पर, टू दी ड्रेन्स का मतलब होता है अधिक मात्रा में, इन अ लार्ज क्वांटिटी को बोलते हैं टू दी ड्रेन्स। 1 मिनट पास्ट का मतलब होता है 1 मिनट पहले, यानी कि कुछ क्षण पहले हमने
क्या कर लिया हो, अफीम पी ली हो। तो अब इसको पूरी तरीके से मैं समझाता हूँ, तीनों लाइनों को समझो कि मेरा दिल दुख रहा है और एक ड्राउजी नमनेस के जैसा दर्द मेरे सेंसेस पर छाया हुआ है, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो या फिर 1 मिनट पहले मैंने अधिक मात्रा में अफीम ले लिया हो। क्या ले लिया हो, अफीम ले लिया हो। इसका नशीला प्रभाव कवि की इंद्रियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है और अब अपनी चेतना को खो बैठता है। कवि ये भी अनुभव करता है कि उसका हृदय दुखी है और उसकी इंद्रियां इस गीत के कारण एकदम शिथिल हो गई, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इसका प्रभाव इतनी अधिक सीमा तक बढ़ जाता है मानो उसने हेमलॉक जैसा मृत्युकाली, बहुत जिससे मृत्यु हो जाती है, मृत्युकारी जहर पी लिया हो या अफीम जैसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया हो। उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से भ्रमित है, उसे कोई भी बात याद नहीं है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लीत, यहाँ पर एक शब्द आया लीत। लीत एक प्रकार की क्या है, नदी है, ठीक है। लीत नामक नदी में जो सब कुछ भुला देती है, में डूब गया हो। एक प्रकार की पौराणिक नदी है जो नरक में बहती है और इसमें नहाने से कुछ भी याद नहीं रहता। तो इतना समझ आ गया लीत क्या है। एक ग्रीक मैथोलॉजी में रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, जिसमें नहाने से या जिसका पानी पीने से हमें कुछ भी याद नहीं रहता। बात क्लियर हो गई। तो लेथ वर्ड हैड संक, तो उसे ऐसा लगता है कि उसमें नहाने से, डूब जाने से वह सब कुछ भूल गया हो, ठीक है। संक का मतलब होता है डूबना। तो इतनी बातें हमको समझ आ गई होंगी यहाँ पर अच्छे से। अब आगे देखो, उन्होंने कहा टिस, टिस ये टिस नहीं है, ये इसको हम इट इज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम, इट इज। तो इट इज नॉट थ्रू एनबी, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट थ्रू एनबी। एनबी मीन्स होता है ईर्ष्या। तो वो ये कहते हैं नॉट आउट ऑफ जेलसी, ये ईर्ष्या के कारण नहीं है। ऑफ दाई हैप्पी लॉट, दाई का मतलब होता है यू, तुम्हें। दाई का मतलब आप दाई, तुम्हारी हैप्पी खुशीनेस, लॉट भाग्यशाली, भाग्य के लिए कहते हैं। तो योर यहाँ पर ये भी समझ सकते हो, योर गुड लक, नाइटिंगल्स गुड लक के लिए बोला गया है ऑफ दाई हैप्पी लॉट। जो नाइटिंगल है उसके गुड लक, अच्छे भाग्य की बात करता है। तो अब जॉन कीट नाइटिंगल से कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशियों से, जो आपकी खुशियां हैं, जो आप भाग्यशाली हो, उससे कोई जलन या ईर्ष्या हो रही हो, बल्कि आगे वो कहते हैं बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इन दोनों लाइनों को हम एक साथ समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 5वीं और 6ठी लाइन को। 5वीं 6ठी लाइन में यही कहा गया है कि जॉन कीट नाइटिंगल से कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई जलन या ईर्ष्या हो रही हो, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगली लाइन में डेड दाउ लाइट बिंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट, इसका मतलब ये हुआ कि डेड दाउ, तुम्हारे लाइट विंग्ड का मतलब होता है नाइटिंगल के पंख छोटे व हल्के होते हैं, तो नाइटिंगल के लिए यूज किया गया। लाइट मीन्स हल्के फुल्के, विंग्ड मीन्स पंख, और ड्राइड क्या होता है, द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, या निम्फ ऑफ द ट्री भी बोल सकते हो, वन परी या वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति कह सकते हो, वन की देवी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो यहाँ पर इस लाइन में कवि नाइटिंगल को बोल रहे हैं कि तुम तो सुंदर, हल्के फुल्के यानी कि हल्के पंखों वाली वन देवी हो, वन परी हो, वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, इन मीन्स में सम मेलोडियस, सम कुछ, मेलोडियस का मतलब होता है बहुत संगीतमय, प्लॉट्स मीन्स जगह, और तुम्हारी गूंज से, तुम्हारे मधुर गीत से ये जो प्लॉट है, ये जो जगह है वो मेलोडियस हो गई है, गूंज उठी है। तो इसका मतलब, और आप बीचन ग्रीन, बीचन का मतलब होता है जैसे बीच नहीं होता है, बीच एक प्रकार का वृक्ष होता है, तो जॉन कीट ने यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव इसका यूज कर दिया है बीचन ग्रीन। बीचन ग्रीन का मतलब यहाँ पर यह है कि घने छायादार वृक्षों के बीच में, घने छायादार वृक्षों के बीच में, जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं, थिक हैं, डार्क हैं और हरे भरे यानी कि ग्रीन हैं।
एंड शैडो, शैडो मीन्स छायादार। नंबरलेस, नंबरलेस मीन्स असंख्य, वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों की छायादार, यानी कि जो नाइटिंगेल बैठी हुई है जिस छाया में, जिन वृक्षों के बीच में, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि घने छायादार वृक्षों के बीच में यह जगह यानी कि प्लॉट नाइटिंगेल के मधुर गीत से गूंज रहा है। ये हरी भरी जगह जहाँ की तुम ड्राइड हो, जहाँ की तुम वन देवी हो। कौन? नाइटिंगेल। यहाँ पर कवि कहते हैं नाइटिंगेल तुम तो वन देवी हो, यहाँ की ड्राइड हो, ठीक है, यानी कि वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति हो, वन परी हो, कुछ भी कह लो। फिर आगे देखो, सिंगेस्ट, लास्ट लाइन यहाँ पर बताया गया, सिंगेस्ट ऑफ समर, यानी कि समर का मतलब होता है सिंगेस्ट थ्रोटेड ईस, जो गर्मियों के मौसम में नाइटिंगेल गाती है, तो वहाँ जो गर्मियों का मौसम होता है वो बहुत शानदार होता है। तो नाइटिंगेल गर्मियों के मौसम में पूरी आवाज़ में बड़ी सुगमता के साथ गीत गाती है। तब वो कहते हैं सिंगेस्ट गाती है ऑफ समर, गर्मी के मौसम में, इन फुल थ्रॉट, पूरे जोश से। थ्रॉटेड मीन्स होता है गला, ईस का मतलब होता है आसानी से। और तुम यहाँ पर समर के सीजन में तुम अपने गले से बड़ी ही आसानी, बड़ी ही सुगमता के साथ गा रही हो, और उस गाने की आवाज़ से जो तुम समर सीजन में गा रही हो, इससे पूरी जगह जो है वो क्या है, आपके गीत से, आपके संगीत से गूंज उठी है, मेलोडियस प्लॉट हो गया है। तो इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ की, लेकिन अगले पैराग्राफ से पहले आप यहाँ पर देख लो इसकी राइम स्कीम। इसमें जो राइटर ने राइम स्कीम का यूज किया है वो ए बी सी डी ई का इस्तेमाल किया है। टोटल 10 लाइनें हैं प्रत्येक स्टेंजा में। अब हम स्टेंजा नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टेंजा नंबर 2 की पहली लाइन को जरा देखो, जॉन कीट जी क्या कहते हैं। ओ फार का मतलब होता है मेरी इच्छा है। अ ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है घूंट। आ विंटेज, विंटेज एक शराब होती है फ्रांस की लोकप्रिय, जो कि अंगूरों से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन कीट जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं फ्रांस की लोकप्रिय अंगूर की शराब को घूंट घूंट करके पीऊँगा। यहाँ पर जो जॉन कीट हैं, ये पता चलता है कि जो जॉन कीट अंगूर की शराब का प्याला पीकर नशे में एकदम नाइटिंगेल के संसार में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी पता चलता है जो कवि है ना जॉन कीट, वो तेज नशीली शराब पीना चाहते हैं। और किस तरीके की नशीली शराब, यानी कि डेट जो हैथ बीन कूल्ड, जिस हैथ का मतलब पोइट्री में होता है हैज, कूल्ड मीन्स ठंडा किया गया हो, लॉन्ग एज लंबे समय तक, जिसको लंबे समय तक ठंडा किया गया हो, इन द डीप गहरे, डेल्व्ड का मतलब होता है खोद करके गाड़ देना, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जमीन के अंदर। तो वो ये भी कहते हैं कि जॉन कीट उस तेज नशीली शराब को पीना चाहते हैं जिसको जमीन के अंदर ठंडा करने के लिए लंबे समय तक रखा गया हो। और जब मैं शराब को पीऊँगा तो वो कहते हैं क्या टेस्ट करूँगा, टेस्ट ऑफ फ्लोरा, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। तब उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करूँगा किसको, फ्लोरा और कंट्री ग्रीन को, क्योंकि जो शराब होती है वह फूलों और फलों के रस तथा प्लांट से बनी होती है। और क्या करूँगा, और क्या करूँगा, डांस करूँगा। और प्रोवेंकल सॉन्ग, प्रोवेंकल सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत गाऊंगा। और आगे सन वांट मिर्थ, मिर्थ मीन्स होता है खुशी। और धूप में मैं आनंद लूँगा, धूप में मैं खुशी मनाऊंगा। उनके कहने का मतलब ये है कि छायादार जंगल में नाइटिंगेल के पास जाने के लिए जॉन कीट स्पेन और प्रोवेंस में तैयार की गई उस मदिरा, उस विंटेज का एक घूंट पीना चाहते हैं जो सैकड़ों वर्षों तक ठंडी करने के लिए ज़मीन के अंदर गड़ी रही हो। वह स्पेन की मदिरा पिएंगे, वह दक्षिणी फ्रांस और इटली की, जो बीकर में इस प्रकार ऊपर को उछलेगी मानो, आगे बात करेंगे, एक हिप्पोक्रेन झरना होगा, जैसे कि हिप्पोक्रेन। अगली लाइन में कवि कहता है कि ओ फॉर अ बीकर, ओ फॉर मेरी इच्छा है अ बीकर। बीकर का मतलब होता है ग्लास ऑफ वाइन, या आप ये कह सकते हो कि कवि ने यहाँ पर जो बीकर वर्ड यूज किया है
वो बोतल के लिए यूज़ किया है कि शराब की एक बोतल। तुमने देखा होगा कि जो शराब की बोतल होती है उसका शेप, उसका आकार भी बीकर जैसा होता है। जब भी हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बीकर को रखा हुआ देखते हैं, जो कि फुल यानी कि भरा हुआ हो, यानी कि वो भरी हुई बोतल हो। और किसकी भरी हुई बोतल हो? ऑफ दी वार्म साउथ। वार्म एक गर्म प्रदेश होता है साउथ की ओर। तो यहाँ पर जो साउथ, वार्म साउथ जो शब्द यूज किया है वो शराब उत्पादक का एक दक्षिणी स्थल है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। साउथ फ्रांस की तरफ पड़ता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल करें तो 2 मिनट। शुरुआत में ही जॉन कीट ने कहा है कि स्पेन और प्रोवेंस की तैयार की गई, जो स्पेन तथा प्रोवेंस में ऐसी शराब जो तैयार की गई हो उस विंटेज को, उस मदिरा का एक घूंट पीना चाहता हूँ। यानी कि जो सैकड़ों वर्षों तक ठंडी करने के लिए ज़मीन के अंदर गड़ी रही हो, वह स्पेन की मदिरा पिएगा। या दक्षिणी फ्रांस, यहाँ पर इसी की साउथ वार्म से मतलब यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस है, या इटली की, जो बीकर से इस प्रकार ऊपर उछलेगी मानो ब्लशफुल हिप्पोक्रेन का पानी। ब्लशफुल का मतलब होता है कलरफुल, और हिप्पोक्रेन एक नदी होती है, एक झरना का नाम है। उसका पानी जैसे ऊपर नहीं उछलता है, वैसे ही अगर बीकर में आप शराब को उड़ेलोगे तो वो शराब भी ऊपर की ओर वैसी ही उछलती नजर आएगी। तो यहाँ पर ये तुलना की गई है। एक बार समझिएगा, कितनी प्यारी बात कह दी है। वो कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं स्पेन, इटली और फ्रांस में बनी हुई एक बीकर भर के, पूरी फुल बीकर अंगूरी शराब पीऊँगा। कैसी? अंगूरी शराब पीऊँगा। और फिर उन्होंने कहा फुल ऑफ दी ट्रू। फुल ऑफ दी ट्रू का मतलब होता है ये बिल्कुल सच्ची शराब होगी। दी ब्लशफुल हिप्पोक्रेन, ब्लशफुल का मतलब कलरफुल, एकदम कलरफुल हिप्पोक्रेन की तरह। जिस तरीके से हिप्पोक्रेन का पानी रेड कलर का होता है, ये शराब भी बिल्कुल एकदम रेड कलर की होगी। आगे उन्होंने कहा विद बीडिड बबल, विद बीडिड बबल्स बिंकिंग एट द ब्रिम। विद बीडिड, बीडिड का मतलब होता है मोतियों जैसे, बबल, बबल मीन्स होता है बुलबुले, बिंकिंग, बिंकिंग एट दी ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है तली, एट दी ब्रिम, ब्रिम का मतलब तली, और बिंकिंग का मतलब उछलते हुए, यानी कि बिंकिंग करते हुए। तो उन्होंने ये कहा मोतियों जैसे बुलबुले बीकर में ऊपर आकर के फूट रहे होंगे जब मैं उस शराब को पीऊंगा तो मेरा मुंह, आगे देखो, एंड पर्पल स्टेन माउथ, मेरा मुंह भी कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। यानी कि जिस कलर की वो शराब होगी उसी कलर का मेरा मुंह भी हो जाएगा। तुमने देखा होगा जैसे जामुन वगैरह नहीं खा लेते हैं तो हमारा दांत वगैरह कैसे हो जाते हैं बैगनी कलर के, वैसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह दी, 2 मिनट के लिए बस समझ लीजिएगा। उन्होंने, कवि ने उस बीकर की जिसमें सबसे तेज, बहुत नशीली शराब भरी जाती है, उसको पीने की इच्छा जो है व्यक्त कर रहा है। बीकर की तली में शराब के बुलबुले पैदा कर रही है, यानी कि जब भी उस बीकर में हम शराब को उड़ेल रहे हैं तो उसकी तली से बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और ये जो बुलबुले उठ रहे हैं वो एक माला के रूप में बुलबुले बीकर के मुंह की ओर उठ रहे हैं, यानी कि एक लाइन से बिल्कुल बुलबुले ऊपर की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं, बिल्कुल जैसे ग्लास भरा हुआ है, बीकर भरा हुआ है, उसमें जैसे ही ऊपर की ओर आए तो वो फूट जाते हैं ऊपर आकर के। ठीक है, और जब वो फूट जाते हैं तो वहीं पर काले रंग का धब्बा बीकर के ऊपर की ओर, तल के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये गति जो है वो लगातार बनी हुई है, तब तक बनी रहती है जब तक बीकर, जो बीकर है वो शराब से भर नहीं जाता, यानी कि पूरा जब तक फुल नहीं हो जाता। कवि को विश्वास है कि ये जो बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन, बहुत नशीली शराब उसके कष्टों को भुलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। यानी कि बुलबुले की भांति वह भी कल्पना करता है कि जिस तरीके से बुलबुले ऊपर आकर के फूट जाते हैं, वैसे ही जब मैं इस शराब को पी लूँगा तो मेरी अंदर के जो कष्ट हैं, जो दर्द हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। डैट आई माइट ड्रिंक, जिसको मैं पीऊँगा, एंड लीव दी वर्ल्ड अनसीन, और जब मैं इस शराब को पीऊँगा तो इस दुनिया को बिल्कुल अनदेखा कर दूंगा। लीव छोड़ दूंगा, दी वर्ल्ड अनसीन, बिना देखे इस दुनिया को छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी अनदेखा कर दूंगा। एंड विद दी, और तुम्हारे साथ फेड अवे, चला जाऊंगा, यानी कि और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ गायब हो जाऊंगा। किस में? इनटू दी फॉरेस्ट डिम, इस घने जंगल में, और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा इन घने जंगलों में। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन, यानी कि फेड फार अवे
मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे जॉन कीट कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल के साथ जंगलों में बहुत दूर निकल जाऊंगा। डिजॉल्व गायब हो जाऊंगा, घुल जाऊंगा, वहीं घुल मिल जाऊंगा। एंड क्वाइट फॉरगेट और बिल्कुल भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा? वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ़ें जिनको नाइटिंगेल ने कभी नहीं जाना। तभी अगली लाइन में जॉन कीट कहते हैं व्हाट दाउ अमंग द लीव्स, व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैड नेवर नोन, जिसे तुमने इन पत्तियों, लीव्स का मतलब पत्तियों, हैज नेवर या जंगलों के बीच कभी नहीं जाना है। किससे कह रहे हैं जॉन कीट? नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा? जिसे तुमने इन पत्तियों और जंगलों के बीच कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने इन पत्तियों के बीच कभी इतने कष्ट नहीं मिले होंगे जितने इस संसार में हैं। जॉन कीट आगे की लाइन में बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें भूल जाएंगे। दी बेरीनेस, क्या क्या भूल जाएंगे? उन्होंने कहा दी बेरीनेस, बेरीनेस का मतलब होता है थकान। मैं भूल जाऊंगा किसको? थकान को। दी फीवर, दी फीवर का मतलब दुख और चिंता। यहाँ पे फीवर का मतलब बुखार नहीं बल्कि दुख और चिंता से मतलब होगा। मैं उन दुखों, उन चिंताओं को भूल जाऊंगा। और फ्रेट एंड दी फ्रेट, इन तीन चीज़ों को। फ्रेट का मतलब होता है संघर्ष, जो इस जीवन में, मानव के जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उन संघर्षों को भूल जाऊंगा। तो जॉन कीट नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि देखो संसार की मैं इन तीन चीज़ों को भुला दूंगा। किसको? दी बेरीनेस को भुला दूंगा, दी फीवर को भुला दूंगा एंड दी फ्रेट, और मैं इस संघर्ष को भुला दूंगा। यानी कि यहाँ हेयर मीन्स यहाँ, बेयर जहाँ, मैन सिट आदमी बैठता है, एंड हियर सुनता है, ईच अदर एक दूसरे के को, ग्रोन मीन्स कराहते हुए। फिर वो कहते हैं यहाँ जहाँ दुनिया में इंसान एक दूसरे के पास बैठते हैं और कराहते हुए एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा, इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा जब मैं शराब पीकर तुम्हारे साथ जंगलों में चला जाऊंगा। बेयर पालसी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, बेयर मीन्स जहाँ पालसी, पालसी का मतलब होता है अ वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, यानी कि पैरालिसिस, जैसे शरीर पैरालिसिस का लगा हुआ होता है उसे कहते हैं। या मान लो अधिक दुबला पतला, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो, उसको हम पालसी कहेंगे। पालसी सेक्स अ फ्यू, सेक्स अ फ्यू का मतलब होता है कि बुढ़ापे, युवावस्था में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखना। आप हो तो युवा, लेकिन बीमारी ने आपके शरीर को इतना दुबला पतला और कमज़ोर कर दिया है कि युवा होते हुए भी बूढ़े लग रहे हो, एकदम बुढ़ापा आ गया है। तभी आपके अंदर सैडनेस होगी। लास्ट ग्रे हेयर, ग्रे हेयर भी क्या होता है? ग्रे हेयर्स का मतलब बुढ़ापा आना, ठीक है। यानी कि उसके सिर पर कुछ सफ़ेद बाल हो गए, और ये सफ़ेद बाल भी किसका इंडिकेट करते हैं, किसका प्रतीक होते हैं? बुढ़ापे का। बेयर जहाँ यूथ, जो युवा हैं वो ग्रोज पेल, ग्रोज पेल का मतलब पतले दुबले एकदम। पेल वो लोग होते हैं, शरीर पीला हो जाता है जिनमें खून की कमी हो। और अगर मान लो आपके शरीर में टीबी की बीमारी हो जाए तो ऑटोमेटिक आपके शरीर का जो लालिमापन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। वही बात कही गई है यहाँ पर, जो ये लाइन है, यानी कि वेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्टर थिन एंड डाइज। ये इन्होंने अपने भाई को ध्यान में रख करके की है, क्योंकि कीट्स अपने भाई टॉम की दुखद और असमय मृत्यु से प्रभावित हैं। ये पंक्तियाँ उसी समय ये लिखते हैं क्योंकि इनके भाई को भी क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है, और टीबी से इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर थिन का मतलब होता है बहुत पतला दुबला हो जाना। कंकाल नहीं होता एकदम हड्डियों जैसा ढांचा, और टीबी के मरीज को देखना वो बिल्कुल पतला दुबला एकदम कंकाल हड्डियों के ढांचे जैसा बन जाता है, ठीक है। एंड डाइज, और अंत में मर जाता है। अब तो टीबी का इलाज है, पहले तो टीबी का इलाज भी नहीं था। और इसी तरीके से, बल्कि जॉन कीट के तो पूरे परिवार को ही टीबी ने निगल लिया था, ये मान करके चलिए। बेयर जहाँ बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो, तो उन्होंने कहा कि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन का कलर उड़ जाता है और वह बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिनके बारे में सिर्फ सोचना ही दुख से भर देता है। बेयर यानी कि बेयर जहाँ बट टू थिंक, सिर्फ सोचना, बट टू थिंक का मतलब सोचना, इज टू बी फुल ऑफ सारो, दुख से भर देता है। अगला देखो ये लाइन, अब ध्यान से देखना।
एंड लेडन आई डिस्पेयर्स। लेडन आई डिस्पेयर मीन्स होता है आंखों में निराशा भरी पड़ी है, यानी कि वो आंखें जो चमकदार हुआ करती थीं, जिनमें बहुत सारे सपने थे, अब उसमें निराशा है। लेडन आई डिस्पेयर्स अर्थात संसार में इतने दुख हैं कि सोचते ही मन अशांत हो जाता है। और आगे का वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, यानी कि जहाँ सुंदर नेत्रों की चमक, लस्ट्रस का मतलब होता है चमक, चमक शीघ्र ही धुंधली हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर कहते हैं आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और इंसानों की दुनिया में खूबसूरती और प्यार ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता। लास्ट की 2 लाइनों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो इंसान है, इंसानों की जो दुनिया है, उसमें जो खूबसूरती और प्यार है वो ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता। युवा प्रेमी एक दिन बाद ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं और नए साथी की तलाश करते हैं। कभी यहाँ पर अपनी प्रेमिका फैनी ब्राउन की बात कर रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब अगला पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ नंबर 4। अब 4th स्टेंजा की पहली लाइन, अबे अबे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। अबे अबे का मतलब है बहुत दूर बहुत दूर। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़कर चलूँगा, अर्थात कभी चिंता और दुख के संसार को छोड़कर नाइटिंगेल के संसार में जाने के लिए शराब की सहायता लेने से मना कर देता है। अगली लाइन में बताया गया है, बोले नॉट चैरिएटेड बाय बैकस। अब ये बैकस कौन होते हैं, ध्यान बनाए रखिए। नॉट चैरिएटेड का मतलब रथ में बैठकर नहीं, और बैकस ये ग्रीक गॉड ऑफ बाइन होते हैं, ध्यान बनाए रखना, ग्रीक गॉड ऑफ बाइन होते हैं। एंड हिज पार्ड, पार्ड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ल्यूपार्ड। जो ल्यूपार्ड होते हैं, लेपार्ड से मतलब तेंदुआ नहीं होता है, शेर, जो शेर होता है, शेर की प्रजाति का ही एक पशु तेंदुआ होता है, तो उसको लिपार्ड, लिपार्ड इन्होंने राइमिंग करने के लिए खाली पार्ट्स कर दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने कहा नॉट चैरिएटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि शराब का जो ग्रीक देवता बेकस है, जिस रथ में चलता है उसे तेंदुए खींचते हैं। तेंदुए सभी जानवरों में सबसे अधिक हिंसक और कामुक होते हैं। शराब पीकर मनुष्य भी उसी तरीके का हिंसक और कामुक व्यवहार करने लगता है। अतः किड्स को अब समझ आता है कि हमको शराब नहीं पीना है, यानी कि किड्स शराब नहीं पीना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने बस इतनी सी बात यहाँ पर कही है कि, तो आगे देखो, बट लेकिन ऑन दी व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री, बोले ठीक है बल्कि मैं अपनी पोइट्री की कल्पना में तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ पर कवि कल्पना के विचार रहित पंखों या काव्यात्मक प्रेरणा का सहारा लेना चाहता है। वह आशा करता है कि इस कल्पना के सहारे वह बुलबुल के आनंददायक संसार में पहुँच जाएगा। दो यद्यपि द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, डल ब्रेन का मतलब होता है कमज़ोर मस्तिष्क, परप्लेक्सिस का मतलब होता है भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, और रिटार्ड का मतलब होता है रुकावट यानी कि बाधा डालना। हालांकि जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तब ये मेरा डल दिमाग मुझे उड़ने से रोकेगा, बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ूंगा, चलूँगा। किसमें, इमेजिनेशन में। यहाँ पर पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि वह नाइटिंगेल के साथ पहले, अब अगली लाइन में ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, विद दी तुम्हारे साथ, टेंडर इज द नाइट। यहाँ पर कभी कहते हैं कि नाइटिंगेल के साथ पहले से ही उड़ रहा है, चांदनी अंधेरी रात में पोइट नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है, टेंडर इज द नाइट। टेंडर का मतलब होता है यंग, और टेंडर इज द नाइट, नाइट इज स्टिल यंग, यानी कि अभी भी खूबसूरत है। इसके बाद हैप्पली, हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। हैप्पली का मतलब होता है यहाँ पे परहैप्स, शायद। द क्वीन मून का मतलब होता है डायना, यहाँ पे डायना एक मून गॉडेस होती हैं, उनके लिए यूज किया गया है। द क्वीन ऑफ द स्काई कह सकते हो, डायना को चंद्रमा या पवित्रता एवं जो स्काई होता है, ठीक है, उसका स्काई आकाश का देवी मानते हैं, आकाश की देवी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर थ्रोन, क्लस्टर्ड अराउंड का मतलब होता है, क्लस्टर्ड अराउंड यानी कि घिरी हुई है। स्टेरी फेज, स्टेरी फेज का मतलब होता है कि जो स्टार होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो
सितारे आर रिगार्डेड एज फेरीज बाय द पोइट। ओके, यहाँ पे सिर्फ जॉन कीट है ना, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, और फेज का मतलब होता है फेरीज। ठीक है, फेज का मतलब क्या है, फेरीज। बट हेयर देयर इज नो नाइट, बट यहाँ पर हेयर मीन्स यहाँ पर, और नो नाइट किसी तरीके का कोई अंधेरा नहीं है। मतलब इनका यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि वह नाइटिंगेल के साथ पहले से ही उड़ रहा है चांदनी अंधेरी रात में। पोइट नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है, नाइटिंगेल की दुनिया में बहुत अंधेरा है, अंधेरी रात है और सिर्फ चांद चमक रहा है। चांद को छोड़कर सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और चांद की धीमी धीमी रोशनी हवा के साथ आ रही है, यानी कि देयर इज़ नो लाइट, कहीं कोई लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। से बॉड फ्रॉम हेवन, ये लास्ट की दोनों लाइनें देख लो। से बॉड फ्रॉम हेवन इज विद दी ब्रिज इज ब्लोन थ्रो बर्डरस ग्लूम्स एंड बाइंडिंग मूसी वेज। देखो यहाँ पे वर्डरस ग्लूम का मतलब होता है हिलते हुए पत्तों से छनकर आता हुआ प्रकाश। जैसे पत्ते इधर उधर हिलते हैं तो उनसे हिलने पर प्रकाश जो है वो कभी तक आ जाता है। मूसी वेज का मतलब काई से ढके हुए पत्ते, और बेंड का मतलब पता ही है हिलना होता है। मूसी एक काई या गहरे हरे रंग का कलर होता है, उसको कहा जाता है। तो यही बात कही गई है कि चांद की जो धीमी धीमी रोशनी है वो हवा के साथ आ रही है और पेड़ के पत्तों के ऊपर पड़ रही है। कितना खूबसूरत इमेजिनेशन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। सीधी सीधी सी कल्पना में उन्होंने ये कहा, मैं एक बार पूरा का पूरा जो है आपको ये रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जरा ध्यान से सुनिएगा। कवि का मन जो है अब पलटा खा जाता है। वह अब मदिरा के देवता बैकस के रथ में चढ़कर जो बुलबुल है, नाइटिंगेल है, उसके पास नहीं जाना चाहता। वह कल्पना के पंखों में चढ़ करके जाना चाहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या कही है कवि ने, जॉन कीट ने, उन्होंने ये कहा कि उनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो चकरा जाता है, परंतु फिर भी वह उनके पास पहुंचा। कल्पना करते हुए कवि कहता है कि रात्रि कितनी सुंदर है, आकाश में चांद मुस्कुरा रहा है, उसके चारों ओर तारे खिले हुए हैं, बुलबुल अंधेरे में गा रही है। ये जो नाइटिंगेल है वो अभी भी अंधेरे में ही गा रही है, ठीक है। वह एक बहुत ही दुख भरा गीत उसका सुर रहा है। कभी कभी हवा के झोंकों से पत्तियां हट जाती हैं, और जैसे ही हवा के झोंके से पत्तियां हटती हैं तो चांद का प्रकाश उस तक, यानी कि उसके पास तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये 4th स्टेंजा हो गए। अब बाकी 4 स्टेंजा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।